अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। अफवाहों, सरगोशियों, जयमगोइयों और गैर यकीनियत की फजा में बानी पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तारी के 9 माह बाद आज बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिया गया। यह लम्हा कई एतबार से इंतहाई अहम था। गिरफ्तारी के बाद पहला मौका था कि जब बानी पीटीआई को अडियाला जेल से बाहर अदालत उज़्मा में पेश होने का मौका फराम किया गया हो। इमरान खान की वजारत उज़्मा में जस्टिस काजी फायज ईसा पर रेफरेंस बनाने और बाद में इसे अपनी गलती मानने के बाद यह जस्टिस काजी फायज ईसा और बानी पीटीआई के माबैन पहला बाज़ाब्ता आमना सामना भी था। कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत के लिए तैयार था, तो दूसरी जानिब सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और उनकी इंतजामिया की जानिब से इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेश करने के लिए इंतजाम भी मुकम्मल थे। इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक पेश भी कर दिया गया, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि गुज़श्ता समाअत तक बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई को इमरान खान के पेश होने के बाद बराह रास्त नशर होने से रोक दिया गया और इसकी वजूहात भी नहीं बताई गई। ताहम जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो कोर्ट रिपोर्टर्स और वकला के लिए लगाई गई स्क्रीन पर इमरान खान की अडियाला जेल से बराह रास्त आने वाली फीड मौजूद थी और मुमकिना तौर पर वहीं से ली गई एक तस्वीर जिसमें इमरान खान को नीले रंग की टी शर्ट पहने देखा जा सकता है, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मामले की तहकीकात के लिए कोशिशों का आगाज़ किया गया। तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो कल तक इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत बाद को बजरिया वीडियो लिंक पेश नहीं करेगी, आज इमरान खान के बजरिया वीडियो लिंक पेश होने के बाद इस बात पर गिला करते दिखाई दी कि अदलिया अदालती कार्रवाई बराह रास्त क्यों नशर नहीं कर रही। लाइव नहीं दिखाया जा रहा, जो जुरिस्डिक्शन है या फैसला है कि होनी चाहिए या नहीं, वो अदालत का ही है। वीडियो लिंक से रब्ता जो कि अभी काट दिया गया है, इस बात से इसका आया होना है कि जो इंसाफ है उसमें मिलने में रुकावटें डाली जा रही हैं। जब आपने वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी तो क्या वजह थी कि इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीम आपने नहीं दिखाई? इमरान खान साहब को फिजिकली यहाँ आने देना चाहिए था। इसी केस की पिछली समाअत बराह रास्त नशर की गई थी, तो आज भी ये नशर होनी चाहिए। समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया गया। वकील ख्वाजा हारिस भी रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा किया कि आप असल केस में वकील थे, आपके ना आने पर मायूसी थी, आपके मौक़िफ़ को भी सुनना चाहेंगे, क्या बतौर वकील आपने फ़ीस का बिल जमा कराया है? इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मुझे फ़ीस नहीं चाहिए। बाद अज़ा वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम का मामला ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हुई। वकील वफाकी हुकूमत ने बताया कि जी इसे काबिल समाअत करार दे दिया गया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरामीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा लें। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने दलाइल जारी रखते हुए बताया कि जुलाई 2022 को नैब तरामीम के खिलाफ पहली समाअत हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि कुल कितनी समाअतें हुई हैं। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि कुल 53 समाअतें हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दरियाफ्त किया कि इतना तवील अरसा और इतने तवील अरसे तक केस क्यों चला, क्या आपने केस को तूल दिया? वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, जी ज़्यादा वक्त दलाइल में दरख्वास्त गुजार ने लिया। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि 1999 में नैब कानून बनाने में कितना वक्त लगा था। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मार्शल लॉ के फौरी बाद 1 माह के अंदर नैब कानून बन गया था। चीफ जस्टिस ने मजीद दरियाफ्त किया कि हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत होते हुए यह केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे काबिल समाअत हुआ, क्या मरकजी केस के फैसले में अदालत ने इस सवाल का जवाब दिया था? मखदूम अली खान ने कहा कि जी हाँ, अदालत ने फैसले में इस मामले का जिक्र किया था। बादशाह मखदूम अली खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुतल्लिका पैराग्राफ अदालत में पढ़कर सुनाया। दौरान समाअत इमरान खान ने साथ मौजूद पुलिस एहलकारों को पास बुलाया और अपने चेहरे पर तेज़ रोशनी पड़ने की शिकायत की। शिकायत करने पर एहलकारों ने लाइट को एडजस्ट कर दिया। दूसरी जानिब इमरान खान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस इंतजामिया या स्टाफ को CCTV कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदेही करने की हिदायत दी गई। पुलिस तस्वीर को वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया गया और तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई, ये बताया गया। अदालत में इमरान खान की वीडियो छोटी कर दी गई। इसी दौरान एक वकील ने रोस्टम पर आकर बताया कि यह कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है, नहीं की जा रही, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप बैठ जाएं, ट्रायल चल रहे हैं। वकील ने कहा कि हम सिर्फ आपके नोटिस में लाना चाहते थे। बादशाह चीफ जस्टिस ने वकील को वापस बिठा दिया। अब फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मुअत्तल करना दुरुस्त था या गलत, मगर बहरहाल इस अदालत के हुक्म से मुअत्तल था। एक्ट मुअत्तल होने के सबब कमेटी का वजूद नहीं था।
वकील वफाकी हुकूमत मखदूम अली खान ने बताया कि बैकुन मंसूर अली शाह ने राय दी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को तय किए बगैर नैब केस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कानून दुरुस्त नहीं है तो इसे कलअदम करार दे दें। अगर कवानीन को इस तरह से मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। आपको कानून पसंद नहीं तो पूरा केस सुनकर कलअदम कर दें। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि क्या किसी बिल को मुअत्तल करना पार्लियामान की कार्रवाई को मुअत्तल करना नहीं है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि ऐसे फिर पार्लियामान को ही क्यों मुअत्तल ना कर दें। हम कानून तोड़े या मिलिट्री तोड़े एक ही बात है, हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद बताया कि अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो इसे मुअत्तल कर दूं, क्या ये दयानतदारी है? क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? एक कानून को मुअत्तल करके फिर रोजाना केस को सुनकर फैसले तो करते हैं, क्या कानून मुअत्तल करके बेंच इसके खिलाफ बनाकर दीगर मुकदमात सुनते रहना क्या ये इस्तेहसाल नहीं है? चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अगर कोई मुकदमा अदालत आए तो इसे रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करना चाहिए। कानून को मुअत्तल करना भी निज़ाम के साथ साजबाज करना है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि हम मेरिट पर चलते तो बेहतर होता। चीफ जस्टिस ने बताया कि कानून को मुअत्तल करने की बजाय रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करना चाहिए था। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के शिक 2 के तहत अपील मुतासरा शख्स कर सकता है। हुकूमत मुतासरा फर्द कैसे होती है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कस्टम एक्ट कलअदम करार दे तो क्या हुकूमत अपील नहीं कर सकती? हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि बिल्कुल हुकूमत अपील कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा फिर आगे बढ़ने दें। इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि जजेस को प्रॉक्सीज के जरिए धमकाना शुरू कर दिया गया है, क्या आप पगड़ियों की फुटबॉल बनाएंगे? इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, मैं इस बात का हामी नहीं हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए तो आप टेक्निकल एतराज़ उठा रहे हैं। वकील मखदूम अली खान ने बताया कि ये टेक्निकल एतराज़ भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इन सवालात पर इमरान खान से जवाब लेंगे। बानी PTI ये नकात नोट कर लें। चीफ जस्टिस रिमार्क्स के साथ ज़ेरे लब मुस्कुराए और इमरान खान चीफ जस्टिस की ज़ेरे लब मुस्कुराहट देखकर मुंह पे हाथ रखकर मुस्कुरा दिए। वकील वफाकी हुकूमत मखदूम अली खान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म थे, कानून बदल सकते थे मगर ऑर्डिनेंस लाए। नैब तरामीम का मामला पार्लियामानी तनाज़ा था जिसे सुप्रीम कोर्ट लाया गया, ये मिली भगत है, मामला सुप्रीम कोर्ट लाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑर्डिनेंस लाते तो फिर पार्लियामान को बंद करते। ऑर्डिनेंस के जरिए एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं, क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं है? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर ममलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए थी? ताहम इन रिमार्क्स के साथ अदालत ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इमरान खान को आइंदा समात पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत जारी की गई हैं। आज की समात के दौरान उछालने और फुटबॉल बनाने से मुतालिक जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स गुज़श्ता रोज़ फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक थे, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि प्रॉक्सीज के जरिए जजेस को धमकाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज MKM के मुस्तफ़ा कमाल ने जस्टिस बाबर सत्तार की दोहरी शरीयत मामले पर बात की, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गुज़श्ता रोज़ फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या मंजर दिखाई दिया, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। जवाब से अभाम और बढ़ रहा है। एक कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बहुत सीधी चीज है। तो सर मसला ये है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, मदाखलत की और के शवाहिद आगे हम आपके साथ खड़े। आप इतने पावरफुल कुर्सी है आपकी कि आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी जानिब रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और खत का तहरीरी जवाब भी दे दिया गया है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो जवाब लिखा गया है उस जवाब में कहा गया है कि आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त इससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जवाब दिया गया है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजेस के खत पर अस खुद नोटिस की कार्रवाई में यह बात वाज़ेह की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनाने की मंजूरी दी। अदालत जुडिशल कमीशन की डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जवाब में कहा गया है कि हाई कोर्ट प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने बताया था वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। मामले की बाज़गश्त पार्लियामान में भी सुनाई दी। असद कैसर ने इस मामले के ऊपर क्या कमेंट किया, जरा वो भी आपको दिखाते हैं।
1-2 दिन से जुडिशरी के खिलाफ और खासकर फजल सितार साहब के खिलाफ एक कैंपेन चली हुई है। अफसोस से कहूँगा कि इसमें लॉ मिनिस्टर साहब जो कि वकला सियासत में भी बड़ा रखते हैं, अटॉर्नी जनरल, मैं सिर्फ एक वजाहत, अटॉर्नी जनरल साहब ने जिस तरह फजल सितार साहब के खिलाफ जो किरदार कशी की है, जिस तरह वो रवैया रख रहे हैं, हम इसकी मजम्मत जी ठीक। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशंस है कि वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को पेश किया गया, लेकिन खौफ तारी है कि ये प्रोसीडिंग्स बराह रास्त नशर नहीं की गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात यह है कि अदालती जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको किसी कन्विक्टेड एक इंडिविजुअल के कहने पे तो नशर नहीं किया जाएगा, और ऑब्वियसली एक सेंसिटिव सिचुएशन है। जिस तरह का आपने देखा कि 9 मई का वाकया जो है, इन्होंने और इनकी पार्टी ने लोगों को इश्तियाल दिलाया और लोगों को रोडों पे लेके आया, और जिस तरह फिर आपने देखा कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स अनफोल्ड हुए 9 मई के हवाले से, तो इनका तो ये दिल कर रहा था कि ये पूरी लाइव प्रोसीडिंग चले, और ताकि उनके जो मुंह में आए, जो दिल में हो, इदारों के खिलाफ जो चढ़ाई उन्होंने करनी है, जो बहुतानबाजी करनी है, या इवन सियासतदानों के खिलाफ भी, तो वो दिल खोल के बोले ताकि पूरी कौम को दोबारा से इश्तियाल दिया जाए। तो अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर ना करने का फैसला हुकूमती फैसला था बैरिस्टर साहब? देखिए जी, अदालत का अपना फैसला है। अदालत, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम नशर करेंगे या नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अदालत की एक सिचुएशन थी, और आपने देखा कि जिस तरह तस्वीर भी आज लीक हुई, और आपने देखा कि अभी उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और उसके लिए भी कोई कमेटी गालिबन सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही तश्कील दी गई है। और ये एक सेंसिटिव मामला था, और इस सेंसिटिव मामले का ये कि सबसे पहली तो बात है कि कन्विक्टेड इंडिविजुअल को कोई किसी भी नेशन को एड्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही दोबारा इश्तियाल दिलाने की जरूरत है, और ना ही कोई दोबारा खुदा ना खास्ता कोई 9 मई वाली सूरत हाल सिचुएशन, क्योंकि इल्जाम तो देखे ना लगाए गए, और वो बार बार यही कहते थे कि मेरे साथ ये अगर होगा तो ये ठीक। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक भी अदालत में पेश किया जाए? नहीं, हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अगर बात सुनी थी। पहले तो मैं इससे एज अ लॉयर ही इत्तेफाक नहीं करता कि कोई एक कन्विक्टेड इंडिविजुअल अगर किसी लॉ को चैलेंज करे या किसी पॉलिसी को चैलेंज करे, और वो अगर उनके हक में फैसला उस टाइम 2 जजेस ने दिया, और उसके बाद हुकूमत ICA में गई है और इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई है, तो ये क्या उन पे कोई जेरा होनी थी, कोई उनकी री एग्जामिनेशन होनी थी उनके किसी बयान की कि अदालत ने उनको बुलाया थ्रू वीडियो लिंक? तो ये सहूलत तो फिर नवाज शरीफ को भी मैसर होनी चाहिए थी, ये सहूलत फिर शहबाज साहब को भी और मरीम नवाज साहिबा को भी मैसर होनी चाहिए थी। तो व्हाई इज इट दैट यू नो देयर आर 2 सिस्टम्स इन द कंट्री? नहीं, बट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बीइंग कन्विक्टेड तो जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं। देखिए, बात ये है कि फिर वीडियो लिंक के जरिए तो नहीं को पेश हुए ना। अभी मैं तो हाल की बात करूंगा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक टू मच इनटू द हिस्टोरिकल इवेंट्स की उस टाइम क्या हुआ। वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वाला जो केस है, वो तो आपको खुद आपने देखा कि अदालत में जो चीजें अनफोल्ड हुई और जिस तरह उसका डिसीजन आया, और आपने देखा कि उस पे डेफिनेटली उन्होंने कहा कि ये अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताइए कि वो जो तस्वीर लीक हुई और फिर सोशल मीडिया पे वायरल होगी, आइडेंटिफाई कर लिया गया कि कहां से हुई थी? गालिबन जो मैं सुन रहा हूँ कि कोई अदालत में कोई लॉ क्लर्क थे, और उस पे गालिबन, क्योंकि देखिए कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है वो कोई आम कोर्ट रूम नहीं है। जनरली स्पीकिंग अदालत के अंदर वकला के भी कोर्ट नंबर 1 में मोबाइल जो है वो बाहर ले लिए जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट का स्टाफ हो या जुडिशियल क्लर्क्स हो जो कि जज साहिबान के साथ काम करते हैं, तो उनको ही इजाजत होती है कि वो अपने लैपटॉप्स और फोन्स लेके जाएं। उसके अलावा कोई और नहीं है जो जाएगा, समेत दीगर वकला के भी हमारा फोन एंट्रेंस पे ले लिया जाता है। ठीक, आज की प्रोसीडिंग्स में बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जस्टिस अतर मिनल्ला के, और उन्होंने रेफर किया गुज़श्ता रोज फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पगड़ियां उछालने और फिर फुटबॉल बनाकर खेलने वाली बात को उन्होंने मेंशन किया कोट एंड कोट, और फिर कहा कि प्रॉक्सीज के जरिए से जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है। और बैरिस्टर साहब, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वोडा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुद नोटिस भी ले लिया है। हाउ बिग इज दिस डेवलपमेंट? देखिए, मैं अभी ही देख रहा हूँ और मेरे अभी इल्म में आई है कि उसका कोई गालिबन खुद नोटिस लिया है। पहली तो बात है कि आई थिंक रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए, लेकिन फैक्ट्स के साथ चलना चाहिए, और जो फैक्चुअल पोजीशन अगर फैसल वाडवा साहब ने ली है, जिसमें कोई एक डिक्लेरेशन गालिबन नहीं थी, और वो उनका लेटर गया और उस लेटर पे भी जवाब आया
और उस लेटर के जवाब में भी शायद फैसल वाडवा के मौक़िफ़ की तायीद हुई है कि उस टाइम कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स मौजूद नहीं थे और ना ही कोई ऐसी बात रिकॉर्ड पे है कि वाक़तन जो है मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपनी जो ग्रीन कार्ड था उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। गालिबन शायद ऐसी कोई प्रोविजन भी उनके उस टाइम पे नहीं आती, लेकिन ये भी देखना है कि इतनी सेंसिटिव पोस्ट है और लोगों की सजा और जजा के जो मामलात हैं वो भी डिसाइड होते हैं। तो इस चीज को भी देखना है कि अगर सेंसिटिव पोस्ट पे वी एज पार्लियामेंटेरियंस हम लोग तो देखें ना, ये बार हमें है डबल सिटीजनशिप के ऊपर कि हम किसी और मुल्क की शहरियत नहीं रख सकते, क्योंकि हम तो कानून बनाते हैं। बट हैविंग सेड दैट सर, आज जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौक़िफ़ सामने आया है वो कहते हैं कि ये कोई गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम नहीं है। ये कोई ग्रीन कार्ड होना कोई ये रोकता नहीं है, बार नहीं करता कि आप जज नहीं हो सकते कोर्ट। फिर तो इकामा पे फिर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता। फिर जाहिर सी बात है कि डबल जो सिटीजनशिप है बाकी मेंबरान की उनको भी ना निकाला जाए। बट फॉर दैट वी नीड टू सी ना कि लॉ, व्हाट लॉ सेज सर, कानून क्या है, मतलब ये भी तो जरूरी है ना। ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। लॉ फिर देन स्ट्रिक्टली एंड स्क्वायरली कैन नॉट जस्ट ओनली बी अप्लाइड टू लेजिस्लेटर्स एंड लॉ मेकर्स। बात यह है कि हम इलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं और हम लोग पार्लियामेंट में अगर आते हैं और हम कानून बनाते हैं तो जो कानून की तशरीह करते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट वो भी लॉ मेकर्स इसके लिए तो फिर शायद जुडिशियल काउंसिल के रूल्स तब्दील होने चाहिए बैरिस्टर साहब। मैं डेफिनेटली जी आपकी इस मौक़िफ़ की तायीद भी करता हूं और मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि ये जो प्रोसेस है और इसी प्रोसेस पे ही देखिए बहुत से सवाल उठते हैं कि जो प्रोसेस है उसमें अभी फिलवकत कोई पार्लियामान की से नहीं है, बजाय इसके कि जो है एज ए रबर स्टैंप इंस्टीट्यूशन वहां पे हमें इस्तेमाल किया जाए। बैरिस्टर साहब, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया है, कल फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज जो है एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल एमकेएम के दीगर रहनुमाओं के साथ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कल ही तलाल चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, अब क्या एग्जीक्यूटिव प्रेशराइज कर रही है जजेस को? नहीं, कतन ये ऐसी बात नहीं है कि एग्जीक्यूटिव को प्रेशराइज कर रही है। ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जो है ये इंडिविजुअल्स का अपना हक है। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एज सेनेटर करना चाहते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करें, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करके हकायक कौम के सामने रखना चाहते हैं और अगर किसी की ऐसी कोई चीज है जो अवाम के सामने लाना चाहते हैं तो जरूर होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इज्जत माब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जो है उनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद है और मैंने तो यूएस इमिग्रेशन लॉ भी पढ़ा हुआ है और मैं अमेरिका में भी पढ़ता रहा हूँ, मैंने मास्टर्स वहां से किया है। वहां पे उनका अपना कानून ये कहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि ग्रीन कार्ड जिसके पास है उसकी परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस अमेरिका होगी। मेरे कई जानने वाले दोस्त हैं, उनको ये आए रोज दुश्वारी होती है कि 6 महीने से ज्यादा वो पाकिस्तान नहीं रह सकते। जब वापस जाते हैं तो वहां पे यूएस बॉर्डर सीबीपी वाले, कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल वाले उनसे पूछते हैं कि आपने डिसाइड करना है कि आपने पाकिस्तान रहना है या अमेरिका रहना है, या हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, वरना तो हम विल एक्चुअली टेक योर कार्ड अवे, कि हम आपका ग्रीन कार्ड जो है उसकी मनसूखी कर देंगे। तो ये चीज तो देखें ना, ये नहीं हो सकता कि एक कानून है एक मुल्क का और उसी को फॉलो नहीं किया बैरिस्टर साहब, वैसे इंटरेस्टिंगली कल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अदालतों पर रिजर्वेशंस ये थे कि अदालत इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर फैसले सुना रही है, और आज मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि अदालत इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों बात कर रही? नहीं, हमें ये कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों बात कर रही है, ये नहीं कर रही, वो उनका अपना मामला है। अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट देखें, हम तो कहते हैं इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस मैंने देखी है अभी तक, तो उसमें उन्होंने कहा कि शवाहिद मौजूद नहीं है, कोई सबूत मौजूद है कि कहां पे इंटरफेरेंस हुई है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट एंड क्लियर विद यू कि ये हमें इस तरह की इंटरफेरेंसेस जो है वो हर लेवल पे इंटरफेरेंस के ऊपर बात करनी चाहिए। सिर्फ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से एलिजिडली इंटरफेरेंस है उस पर बात करना काफी नहीं है। फिर तो इंटरफेरेंस की बात करें ना कि एक हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज अपने हाई कोर्ट के जज को अपने किसी केस में या जानने वाले के केस में इंस्ट्रक्शंस दे, वो इंटरफेरेंस है। फिर इसी तरह हाई कोर्ट का जज सेशन कोर्ट या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जज को इंस्ट्रक्शन दे तो फिर वो इंटरफेरेंस है। फिर इसी तरह जो बाकी असर रसूल रखने वाले लोग हैं या इवन लॉ मेकर्स हैं, उनकी अगर जाती दोस्ती है, वो कह दें कि जी जज साहब ये केस का फैसला इस तरह नहीं इस तरह करें, तो क्या ये इंटरफेरेंस नहीं है? तो कहीं ना कहीं इस पूरे इंटरफेरेंस वाले मामले का डिसाइड करना होगा कि इफ जजेस हैव एक्चुअली टुक इट अपॉन देमसेल्व्स, और जजेस ने फैसला कर लिया है कि ना हमने किसी इदारे की सुननी है और ना ही किसी इंडिविजुअल की सुननी है, या अपने इदारे के ही
सीनियर जज साहिबान की नहीं सुननी। लास्टली एंड वेरी क्विकली बैरिस्टर साहब, अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस ले लिया है, डू यू थिंक कि अभी भी कोई इस तरह के प्रेशर्स की जरूरत है, या अब इस तरह की पॉलिटिकल डिबेट होना, इस डोमेन में आ जाना, ये मामला अननेसेसरी होगा? देखें, आई थिंक ये चीज रीइटरेट होनी चाहिए और ये इसकी रीअफर्मेशन होनी चाहिए और याद दहानी, क्योंकि असल में पाकिस्तानी कौम का अलमिया ये है और मसला ये है कि हमारा बड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है और इस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की वजह से जो है हम माजी में जो चीजें हुई होती हैं वो भूल जाते हैं। तो ये याद दहानी के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस है कि उनको पता होना चाहिए कि हमारा अदालती निज़ाम ऐसे ही जो है जुडिशल इंडेक्स पे के आखिर के नंबरों में इस वजह से है कि ये प्रैक्टिसेस यहाँ पे पिछले कई सालों से राइज हैं और इसी वजह से जो है हमारे मुल्क और कौम को नुकसान हो रहा है। सो फाइनली इफ द जजेस हैव डिसाइडेड देन वी शुड आल्सो डिसाइड कि ये पूरा जो सिस्टम एक स्ट्रक्चर है इसको सही तरफ लेके जाना है, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है और कोई किसी किस्म की भी किसी लेवल पे भी इंटरफेरेंस। बहुत बहुत शुक्रिया। यूं तो सियासी यू टर्न्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई से मंसूब हैं, लेकिन इस बार जो सियासी यू टर्न लिया है वो बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ ने नहीं, बल्कि जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने लिया। और गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से कहना था कि बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना एक सियासी स्टेटमेंट था। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस पर क्या कहा, सवाल हुआ, सवाल को कैसे रिस्पॉन्ड किया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। के खात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूंगा, ये इससे मेरा इख्तलाफ हो। अब इस इख्तलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि मेरा एजेंडा नहीं है, या ये कि ये मेरा एजेंडा है और आपके मुफाद के लिए है। कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। तो ये चीजें जो है इनको सियासी तौर पर हम ले रहे हैं। अगर ये लोग 12 साल पहले भी आते तब भी मेरा यही एटीट्यूड होता और अगर आज आए हैं तब भी मेरा वही एटीट्यूड। इससे पहले बानी पीटीआई 35 पंक्चर्स के मशहूर ज़माना बयान को सियासी बयान कह चुके हैं और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट करार देना सियासी बयान कहकर उसे अपना दामन छुड़ा लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम फे करीब आती दिखाई दे रही हैं। आज भी अडियाला जेल में बानी पीटीआई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। रिपोर्टेडली बानी पीटीआई की जानिब से तहरीक इंसाफ के लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम फे और मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद नहीं करनी, उनसे मुताल्लिक कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे ये तासुर खासा मजबूत हो रहा है कि पीटीआई और जमीयत उलमाए इस्लाम फे में कोई इल्हाक या इत्तेहाद हो सकता है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं मोहम्मद ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कहिएगा, मौलाना फजलुर रहमान ने ये यहूदी एजेंट के स्टेटमेंट को सियासी स्टेटमेंट कह दिया है, आप इसको काबिल सताइश करार देते हैं? खुशाइंद इक़दाम है मौलाना की तरफ से? रहीम या का नाबुदो ये का नस्ताइन। मुझे तो उन सब लोगों पे हंसी आ रही है जो इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं ले रहे थे। मतलब देखिए, बात ही हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि मैं उसको सड़कों पे घसीटूंगा, उसका पेट फाड़ के उसमें से पैसे निकालूंगा, ये करूंगा। ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। फलाना ये हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। आई डोंट नो लोग उसको सीरियसली ले क्यों लेते हैं। ठीक है, आपने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक या बानी पीटीआई ने जो कुछ कहा वो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ही थे। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता जिन अलकाबात से नवाजा करते थे मौलाना फजलुर रहमान को और फिर पॉलिटिकल माइलेज लेते थे सियासी जलसों में, वो सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे। देखिए, बात ही हो जाती है, ये सारी एक्चुअली होती पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ही हैं जो एक्चुअल, मतलब किसी को आप उसमें ये कर दो कि मैं तुम्हारा एसी निकाल लूंगा, मुझे हर एक को फलाना कहते हैं। मैंने उनसे पूछा हमेशा कि यार, इमरान खान ने अगर अमेरिका में कहा था कि मैं एसी उतार लूंगा, जब अमेरिका से वापस आया कि उसने उतरवाया? वो अमेरिका छोड़ो आने से, वो वहां से फोन करे कि इनका एसी उतार दो तो वो उतर जाएगा। क्या उसने किया? नहीं किया। तो दैट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आप लोग मुझे समझ और बानी पीटीआई जब किसी को चोर और डाकू कहते थे और फिर वो कहते थे एनआरओ मांग रहा है और ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे सब। मैं आपको बताता हूँ, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि मैं कहता हूँ कि जी फलाना आदमी चोर है, फलाना आदमी ये फलाना है। वो अपनी जगह पे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट के पीछे आज के दिन में आप देखो एक रियलिटी है। रियलिटी की है, चाहे वो विकी लीक्स है, चाहे वो पनामा लीक्स है, चाहे वो पेंडोरा लीक्स है, चाहे वो ये दुबई लीक्स है। इन चीजों
में एक चीज कंसिस्टेंटली आ रही है, और चाहे वो स्विट्जरलैंड की वो प्रॉपर्टीज थी, चाहे वो सारी चीजें थी, वो एक चीज कॉमन आ रही है कि इन लोगों के पास जो वेल्थ है या इन लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो बियॉन्ड इनकी जो जिस लिहाज से इनके टैक्स पेयर्स है, जिस लिहाज से वो हैं, उस लिहाज से नहीं आते। अब ये पॉलिटिकल चीज नहीं है, ये रियलिटी है। क्या पता कल को आप इसे भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट कह दें। देखिए इसमें इस स्टेटमेंट में कोई वो नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मुझे, देखिए प्रॉपर्टी खरीदना बुरी बात नहीं है। बिलावल भुट्टो कहता है कि मुझे ये विरसे में मिली है, वो विरसे में मिलना बुरी बात नहीं है। मैं कहता हूं कि ठीक है विरसे में मिली है, तुम्हारे अगर वालिद ने तुम्हें दी हुई है तो हम एक दफा तुम्हारे वालिद से पूछेंगे कि उन्होंने कहां से एक्यूमुलेट की है। अच्छा सेनेटर साहब, आज बानी पीटीआई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। क्या ये बात दुरुस्त है कि बानी पीटीआई ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने अब मौलाना फजलुर रहमान पे कोई तनकीद नहीं करनी? मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कोई इंसान अपने अक्ल दौड़ाए तो उसमें जब आप किसी के साथ, अगर देखें हर एक क्या पॉलिटिक्स में, अब आप देखें पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़े राइवल्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन में गलाजत की इंतहा कर दी थी एक दूसरे के लिए, वो लोग आज इकट्ठे बैठे हुए हैं, वहां किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं सर? नहीं, हम उनके नक्शे कदम में नहीं पड़ रहे। दो चीजें मुख्तलिफ फर्क है। हमारी जो वो है वो अलायंस नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं कर रहे, हम एक इशू के ऊपर इकट्ठे आए हुए हैं। देखिए हम लोग, बेशक मैं और आप 10 चीजों के ऊपर हमारे मुख्तलिफ राय होगी, लेकिन जो कॉमननेस है वो 1 या 2 पॉइंट के ऊपर कॉमननेस होगी। तो हम उन 2 पॉइंट के ऊपर, कॉमननेस के ऊपर हम इकट्ठे आके उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी हमारा इख्तिलाफ होगा। हमारा JUI के साथ बहुत बड़ा नजरियाती डिफरेंस है, लेकिन जो पॉइंट है कि वो है कि पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। और जिन लोगों ने इस दफा फॉर्म 47 के तहत ब्लेटेंटली किया है, हम इस दफा की बात कर रहे हैं, उस कोर्स को करेक्ट होना चाहिए। उसमें अगर एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है या उसमें इलेक्शन कमीशन का हाथ है या उसमें किसी और चीज का हाथ है, इन चीजों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। IMF वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम के खदोखाल को तरतीब देने के लिए इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि वजारत खजाना हुक्काम को यह पावर भी कराया जा रहा है कि नए प्रोग्राम से पहले चंद सख्त इकदामात उठाने होंगे जो आम पाकिस्तानियों के लिए किसी कड़वी गोली से कम नहीं होंगे। IMF की शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए बिजली मजीद महंगी होगी, और इस हवाले से पावर डिवीजन की IMF को बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की यकीन दहानी भी करा दी गई है। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने बताया है कि बुनियादी टैरिफ में इजाफा ज़रूरी और इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। बिजली के बुनियादी 7 रुपये फी यूनिट तक इजाफा हो सकता है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक कम से कम जो नेशनल औसत टैरिफ को 30 रुपये से बढ़ाकर 36 रुपये किया जाएगा। लाइफलाइन सारिफीन के अलावा बाकी तमाम कैटेगरीज का बुनियादी टैरिफ बढ़ाया जाएगा। इस वक्त 50 यूनिट वाले लाइफलाइन सारिफीन का टैरिफ, बुनियादी टैरिफ 3 रुपये 95 पैसे है। ज़राए पावर डिवीजन ने मजीद बताया है कि 50 यूनिट से 100 यूनिट वाले सारिफीन का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 74 पैसे है। इस वक्त बिजली का बुनियादी टैरिफ ज़्यादा से ज़्यादा 43 रुपये फी यूनिट तक है। नेपरा की जानिब से मल्टी ईयर टैरिफ में इजाफे के बाद बुनियादी टैरिफ बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF को आगाह किया है कि जुलाई में सालाना एडजस्टमेंट की वजह से बिजली की औसत टैरिफ में 5 से 7 रुपये फी यूनिट तक इजाफा हो सकता है। और ज़राए ने यह भी बताया कि वजारत तवानाई के हुक्काम ने IMF को आगाह किया है कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज की दरखास्तों की बुनियाद पर सालाना बेस टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में बिजली के नरखों में 5 से 7 रुपये फी यूनिट तक इजाफा हो सकता है। यह मौजूदा बुनियादी टैरिफ की बुनियाद पर तकरीबन 20% इजाफा हो सकता है। और ज़रा बताते हैं कि IMF ने वजारत से कहा है कि वो सालाना बेस टैरिफ में इजाफे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मफरूज़ों के बारे में मज़ीद तफसीलात बताएं। उनका कहना है कि ऐसा मालूम होता है कि IMF इजाफे की मिकदार के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार है, जो पावर डिवीजन की तवक्को से कम हो सकती है। ज़राए ने बताया कि 5 से 7 रुपये फी यूनिट मुतवक्के इजाफा आइंदा माली साल 2024-25 के लिए 1.2 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा की सालाना बजट सब्सिडी की बुनियाद पर था। सब्सिडी की मिकदार में तब्दीली की सूरत में इसका असर बिजली की कीमतों में मुतवक्के इजाफे पर भी पड़ेगा। वजारत खजाना ने आइंदा माली साल के लिए बिजली की सब्सिडी की मद में ज़्यादा से ज़्यादा 920 अरब रुपये देने का इंदिया दिया है, ताहम अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया।
वजारत तवानाई की जानिब से तबसरा करने से गुरेज किया गया और गुज़श्ता 2 सालों से बिजली की कीमतों में औसतन 7 रुपये फी यूनिट इजाफा किया गया, लेकिन फिर भी ये गर्दिशी कर्जा कम करने में नाकाम रही। बार क्या होगा और क्या इससे सर्कुलर डेट कम होगा, ये एक $1 बिलियन क्वेश्चन है। यूँ तो पाकिस्तानी रियासत के तमाम शोबे बहरान का शिकार है, मगर मुल्क की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ इंतजामी और शदीद मालियाती बहरान का शिकार है। और इस पर सितम ये कि मुल्क की अक्सर व बेशतर सरकारी जामियात हेडलेस, यानी बगैर क़यादत के, बगैर सरबरा के हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा की एक तंजीम ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दिलाई है कि मुस्तकिल वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के लिए अदालती अहकामात जारी किए जाएँ। ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ BPS टीचर्स एसोसिएशन डॉक्टर समीर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश्त दायर की है और इस अर्जदाश्त में कहा गया कि पख्तूनख्वा की 34 यूनिवर्सिटीज़ में से 24, पंजाब की 50 यूनिवर्सिटीज़ में से 32, सिंध की 6 यूनिवर्सिटीज़ और बलूचिस्तान की 2 यूनिवर्सिटीज़ में अरसा दराज से मुस्तकिल वाइस चांसलर्स का तकर्रुर नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की और चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि महकमा तालीम में बैठे अफसरान क्या मक्खियाँ मार रहे हैं। यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। इस मुल्क में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रहा है। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा है कि अगर कोई गालम गलोच के आदाद शुमार जारी हो तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। कुछ लोग स्कूलों को तबाह करके कह रहे हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, जबकि स्कूलों को तबाह करने वाले ऐसे लोगों से हुकूमतें फिर मुज़ाकरात भी करती हैं। जिस तरह PIA में तबाही हुई, उसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी तबाही हो रही है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बदकिस्मती से हर गलत काम ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से होता है। मुल्क में कोई एक सरकार भी ठीक नहीं चल रही। लगता है कि हम किसी दुश्मन मुल्क में बैठे हुए हैं। सिर्फ तालीम का शोबा ठीक कर दे, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। बादअज़ा कोर्ट ने सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री पर 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली, जबकि कंट्रोलर इम्तहानात और डायरेक्टर फाइनेंस की खाली असामियों की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।